नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस बार माध्यमिक परीक्षा में कुछ परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, परिवर्तन ये है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। पहले 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, अब 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव का सही जवाब देना है। दोस्तों, आइए देखते हैं मॉडल सेट में 100 ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव आपको है ये रहा। कहता है 92/115 का सरलतम रूप क्या है। दोस्तों, 92/115 काट के देखिए तो ये कितना से कटेगा। दोस्तों, इसको काटिए, 23 चौका 92, 23 पंचे 115। दोस्तों, ये हो जाता है 4/5। देखिए तो 4/5 कौन सा ऑप्शन है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया 4/5। अगला सवाल है दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। दोस्तों याद रख लीजिए इसको, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर डी, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों, इसके लिए आप पहले से भी जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जब कोई परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में हो, और जब q बराबर आप 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m ऐसा जब लिख देंगे तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। या नहीं तो दोस्तों q बराबर 2 पे पावर m या 5 पे पावर m कुछ भी हो। दोस्तों 2 या 5 में से, q बराबर 2 या 5 में से कुछ भी हो या दोनों भी हो गुणनखंड करने के बाद, तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। ए नंबर के ऑप्शन में 7/88 है। दोस्तों यहाँ 88 का जब खंड कीजिएगा तो दोस्तों 11 गुना 8 में तो 2 है, लेकिन यहाँ एक 11 आ जाता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दोस्तों बी नंबर का देखिए आप, बी नंबर में हो गया 13/210। इसको देख लीजिए काट के। 210 का जब खंड कीजिएगा तो 210 का खंड तो यहाँ दोस्तों हो जाता है 7 या 21 गुना 10। दोस्तों यहाँ 7 हो गया, 3 हो गया, इसलिए इसका भी नहीं होगा। देखते हैं सी नंबर में। दोस्तों सी नंबर में है 15/1600। दोस्तों यहाँ जो देख रहे हैं 1600 है, 1600 का खंड होगा। दोस्तों 1600 का जब खंड कीजिएगा तो इसमें सिर्फ 2 या 5 ही आएगा, 2 और 5 ही आएगा, इसीलिए सी नंबर का सही होगा 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सही ऑप्शन हो गया दोस्तों सी नंबर। सी नंबर सही ऑप्शन हो गया। अगला सवाल है, बहुपद dy² प्लस bx प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, ये बहुपद है, इसके शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। दोस्तों देख लीजिए यहाँ c के जगह पे a है और a की जगह पे d है, तो a/d हो गया। देख लेते हैं दोस्तों सही ऑप्शन a/d कहाँ है। a/d ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला सवाल है, √18 का परिमेयकरण गुणांक है। दोस्तों √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, देखना है। √18 का तो दोस्तों √18 का परिमेयकरण गुणांक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। √18 को तो आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 रूट में डाल के। दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2। अब देखिए यहाँ से परिमेयकरण गुणांक,
तो यहाँ दोस्तों परिमेय संख्या 3 है, इसका गुणांक क्या है, परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा दोस्तों √2। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों इस टाइप का सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ अलग टाइप का है। अगला सवाल रहा आपके स्क्रीन पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल है, यदि a बराबर BQ प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा दोस्तों, तब r हमेशा b से छोटा होगा, यानी कि b हमेशा r से बड़ा होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन देखिए, ये अपरिमेय संख्या है। बी नंबर ये भी अपरिमेय है। सी ये भी अपरिमेय है। दोस्तों डी नंबर का देखिए, दोस्तों डी नंबर में जो है 6√5 बटे √5। दोस्तों √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 6 परिमेय संख्या है, इसीलिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सही ऑप्शन डी परिमेय संख्या है। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x² + 15x + 35 के शून्यांक है। दोस्तों इसके शून्यक क्या होंगे। दोस्तों बस नॉर्मल बात है, यहाँ से कहता है इसका जो शून्यांक है वो क्या है, दोनों धनात्मक होगा कि दोनों ऋणात्मक होगा कि दोनों बराबर होगा कि एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होगा, क्या होगा दोस्तों, इस पे गौर करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो 35 का खंड करेंगे, 35 का, तो इसमें 7 और 5 35 हुआ, 7 और 5 दोनों जोड़ने पर 12 होता है। इसीलिए दोस्तों यानी कि x + 7 और x + 5 इसका गुणनखंड होगा। दोनों स्थिति में दोस्तों जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक जगह पे x बराबर -7 आएगा, x बराबर -5 आएगा, दोनों का गुणनखंड। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर दोस्तों, दोनों को जोड़ने पर 7 × 5 35 होता है, 35 का खंड किए तो 7 5 12 होता है जोड़ने पर, इसीलिए दोनों का शून्यक ऋणात्मक होगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन सा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस सब टाइप के सवाल को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आसान है, आप खुद से बना लोगे। 121 परिमेय है। तो इस तरह के सवाल को दोस्तों हम लोग देख सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों 121 का वर्गमूल तो आपको 11 होता है, 11 होता है, 11 परिमेय संख्या है। दोस्तों 196 का 16 होता है, परिमेय संख्या है। 289 का 17 होता है, परिमेय संख्या है। तो कहता है कौन अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों ये √27 जो है ना, वो अपरिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या, इसलिए दोस्तों सही ऑप्शन हो गया सी। अगला सवाल है, 5y² - 25 के शून्यक। दोस्तों 5y² - 25 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से 5 कॉमन कीजिए, y² - 5 बराबर 0 हुआ तो हो जाएगा y² बराबर 5। दोस्तों y बराबर हो जाएगा +-5। देख लेते हैं +-5 कहाँ है। सही ऑप्शन बी नंबर में है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा -40 है तो द्विघात बहुपद है। दोस्तों आपको यहाँ दिया गया है
द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर -40। तो कहता है द्विघात बहुपद बराबर, दोस्तों द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों इस पर आप बैठा दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया 3x इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोस्तों हो गया -40। देखना है सही ऑप्शन कौन सा नंबर में है। दोस्तों सही ऑप्शन x² माइनस 3x माइनस 40, x² माइनस 3x माइनस 40। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपको ए नंबर में हो गया, ए नंबर में सही ऑप्शन। अगला सवाल है देखना दोस्तों, युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 8 का हल है। दोस्तों यहाँ से चेक कर लेते हैं इसका कौन सा हल है। दोस्तों x का गुणांक 1 बट्टे यहाँ x का गुणांक 2 बराबर y का गुणांक 2 बट्टे 4 बराबर 4 बट्टे 8 माइनस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8। दोस्तों ये आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। दोस्तों 1/2 1/2 1/2 बराबर आ रहा है, इसलिए इसका अनगिनत हल होगा और परिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला सवाल देखना है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b का मान होगा। b का मान क्या होगा? दोस्तों कहता है एक शून्यक, सबसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a ये हो जाएगा -a, अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा c/a, तो दोस्तों ये हो जाएगा -b। तब कहता है एक व्युत्क्रम दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो। दोस्तों ऐसा है, अल्फा जो है वो 1/बीटा के बराबर है, यानी कि कोना कोनी जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा जब 1 होता है तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो दोस्तों -b बराबर 1, तो b बराबर हो गया यहाँ से आपको -1। तो सही ऑप्शन हो गया आपको बी नंबर का माइनस में 1, तो सही ऑप्शन हो गया बी नंबर का। अगला सवाल देखना है दोस्तों, अर्धवृत्त का कोण होता है, सबको पता है अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। दोस्तों ये ऑप्शन इसका कुछ मिस सा लग रहा है। अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है, ये आपको याद रख लेना है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है, ना कि ये ऑप्शन में कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। दोस्तों यहाँ कहता है वास्तविक मूल नहीं है, मतलब यहाँ मूल का अस्तित्व नहीं है। कब नहीं होगा? दोस्तों यहाँ से देखना है वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब होता है d का मान जो है वो 0 से छोटा होता है, मतलब b² माइनस 4ac वो 0 से छोटा होगा। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपको डी दिख रहा है, डी सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? आइए यहाँ से देख सकते हैं 1/अल्फा।
दोस्तों सबसे पहले 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसके लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा। दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा कहिए या बीटा प्लस अल्फ़ा कहिए, सेम बात होता है। ऑब्जेक्टिव है, आप जितना जल्दी में इसे तोड़ सकते हो उतना फ़ायदे वाली बात है, उतना आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। तो दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे, दोस्तों माइनस बी का -1 है बटे ए 2 हो गया। तो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, मान निकल गया 1/2। तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से माफ करना दोस्तों। अगला सवाल, ये सवाल पूरा नहीं हो पाया था दोस्तों। ये सवाल होगा ऐसे, हाँ ऊपर में तो दोस्तों ऊपर में आ गया था आपको 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा C/A दोस्तों -6/2। जब हम इसको करेंगे 1/2 गुना 2/-6, 2 कट गया दोस्तों, ये हो गया 1/-6 यानी कि -1/6। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट का 21वां पद क्या है। दोस्तों बढ़िया सवाल है ये, इसका 21वां पद देखना है कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ a बराबर हो गया आपको -3, d बराबर हो गया 4 में से माइनस, चूँकि अगले पद में से पिछले पद को घटा देना है, तो ये हो जाएगा 7। 21वां पद कहता है दोस्तों a21 बराबर, a21 होता है a प्लस 20d, तो a का मान हो गया आपको -3 प्लस 20 गुना d का मान 7। तब ये हो जाता है आपको कितना, -3 प्लस 20 सतह 140। दोस्तों 140 में से 3 घटेगा तो 137 होगा। देखिए सही ऑप्शन कहाँ है 137, तो डी नंबर में सही ऑप्शन हो गया आपको, सही ऑप्शन हो गया आपका डी नंबर 137। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। दोस्तों दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए आप ए नंबर का ऑप्शन, दोस्तों ए नंबर के ऑप्शन में जब देखिएगा, सबसे पहले ये बी नंबर का ऑप्शन तो होगा नहीं, रूट के अंदर में एक्स आ गया, ये डी नंबर का होगा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों हमको ट्रिक जानना है। अगर आप सी नंबर का देखिएगा, सी नंबर में जब आप एक्स को लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाता है x² + 1 बराबर x²। दोस्तों कोना कोनी गुना कीजिएगा तो ये कटिए जाएगा, इसलिए सी नंबर भी नहीं हुआ, तो जल्दबाजी में एकदम ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा आप जान सकते हैं, चूँकि x a - b का होल क्यू है, तो x³ से x³ कट जाएगा, उसके बाद बचेगा x² वाला बात, x² तो रहिए जाएगा। द्विघात बहुपद में तो द्विघात समीकरण में तो स्क्वायर होता ही है। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। ये भी बहुत सुंदर सवाल है, ये बढ़िया क्वेश्चन कहता है, यहाँ से ए का मान हो गया 80, डी का मान अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे -4 हो गया। कौन सा पद 0 है। दोस्तों an बराबर 0। अब जब यहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे an बराबर a + n - 1 इंटू डी बराबर 0 करके, यहाँ से n का मान इस स्थिति में भी हम निकाल सकते हैं। दोस्तों हमें ट्रिक सीखना है, ट्रिक देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों यहाँ से आपको a का मान 80 आया है, d का मान -4 आया है। देखते हैं 20वां पद 0 होता है, तो दोस्तों 20वां पद होता है a + 19d, a + 19d मतलब a का मान 80 + 19d, तो 19d का मतलब 19 चौका 76 -76। दोस्तों ये दोनों को करेंगे तो 0 तो हो नहीं रहा है। अगला देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे, a 21वां पद a 21 देखेंगे तो a +
20d। दोस्तों ए का मान है 80 माइनस प्लस, अब 20d का मान 20 गुना -4, ये हो गया -80। तो दोस्तों यही तो हो गया 0, इसलिए इसका 21वां पद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे देखना है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। दोस्तों ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस टाइप का सवाल पूछा भी जाता है और कई बार पूछा भी है। इसलिए दोस्तों इसका मतलब ये होता है, सामान्य पद का मतलब ए पी का सामान्य पद होता है an बराबर है 6 - 4n। दोस्तों यहाँ से हम निकालते जाते हैं, यहाँ से सिर्फ d निकालना है। दोस्तों a1 इसका मतलब 6 - 4 गुना 1, n के जगह पे 1 रखना है, तो ये हो गया 2। a2 उसके बाद a2 हो जाएगा 6 - 4 गुना 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 - 8 मतलब -2। तो दोस्तों a1 निकल गया आपको 2, a2 निकल गया -2, यहाँ से d निकालेंगे, d हो जाएगा a1 - a2। तो दोस्तों a1 हो गया 2, सॉरी d हो जाएगा, यहाँ से d हो जाएगा a2 - a1, a2 हो गया -2 और -2। दोस्तों ये हो गया -4, यहाँ से सार्व अंतर हो गया आपको -4। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। दोस्तों समांतर श्रेणी है, इसमें से कौन सा। दोस्तों समांतर श्रेणी होता है जब इसका पदांतर समान हो, यानी कि d का मान सार्व अंतर समान हो, तो यह AP में होगा। दोस्तों हम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, क्या इसका पदांतर समान है। दोस्तों 4 में से -2 को घटाएंगे तो 6 होगा, -6 में से 4 को घटाएंगे तो -10 होगा। ये तो AP में नहीं है। दोस्तों ये भी AP में नहीं है। 3 में से 1 घटा 2 हुआ, 9 में से 3 घटा 6 हुआ, ये भी नहीं होगा। दोस्तों कंफर्म है, बिना किए इसको दीजिए, यही होगा, इसी को मारिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मूल बिंदु के नियामक है। ऐसा सवाल रहेगा तो बस पते है आपको मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0। ऑप्शन नंबर डी मार देना है। अगला सवाल है, इस बार सवाल बढ़िया कहता है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ऐसा सवाल है, समरूप त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, तो तथा QR 3 BC है, QR 2 BC है 3, तो कहता है त्रिभुज PQR बटे त्रिभुज ABC क्या होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो दोस्तों PRQ का 2 है तो इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 4/9 देखना है सही ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर का। दोस्तों सही ऑप्शन ए नंबर 4/9 हो जाएगा। मार दीजिए आंसर ट्रिक से, जल्दबाजी में मिस मत करिएगा। अगला सवाल है, दी गई आकृति में x का मान है, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। दोस्तों इस कोण को जोड़िएगा तो 110 होता है, इधर कितना बच गया 70 डिग्री। दोस्तों यहाँ से ये और ये शीर्षाभिमुख हो गया तो ये 70 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। दोस्तों बस आप ट्रिक जान लो, जल्दबाजी में कर लोगे। ये जो R है S है, इसके पहले वाले 0 जोड़ 8/2 हो जाएगा,
6 जोड़ 0/2, तो ये हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा आपको 3, 4,3 देखना है 4,3 सही ऑप्शन आपको डी नंबर में आया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी। दोस्तों जब आपको दूरी, जब भी दूरी निकालना रहे तो इसका पहला माइनस इसका पहला, तो 8 माइनस 4, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ इसका पहला इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा करेंगे, 2 में से 6 गया, माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों ये हो जाता है आपको 16 प्लस 16, तो ये जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आपको 32, कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं 4√2। आप देख सकते हैं सही ऑप्शन 4√2 कहाँ है, तो 4√2 आपको ए नंबर के ऑप्शन में आ जाता है। अगला सवाल देखना है। अगला सवाल है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, एकदम ए नंबर सी नंबर का आंसर होगा। आप जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो सी नंबर का सही ऑप्शन हो गया एक। अगला सवाल है यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं। दोस्तों युग्म संगत होता है, यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी हमेशा संपाती, हमेशा प्रतिच्छेदी तथा संपाती। दोस्तों संगत हल तब होता है, बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। माफ करना दोस्तों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगला नंबर का सवाल है बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित है। दोस्तों आप जानते हैं प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। दोस्तों माइनस माइनस रहेगा तो द्वितीय पाद में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तृतीय पाद में हो जाएगा। दोस्तों सॉरी तृतीय पाद में हो जाएगा। अगला सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज PQR में QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। देखिए PQR में QR को मान के चलिए S तक बढ़ाया गया है कि कोण PRS। दोस्तों ये कोण 120 डिग्री, और कोण QPR ये कोण हो गया आपको 63 डिग्री। तो PQR ये कोण कहता है। दोस्तों आपको पता है ये कोण 120 है, तो ये आपको 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 63 और 60 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 123 डिग्री। दोस्तों 180 डिग्री में से 123 डिग्री घटा के देखिए, ये हो गया 7, ये हो गया 9, 7 में से 2 गया 5, 57 डिग्री। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर 57 डिग्री। अगला सवाल है यदि किसी त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज। दोस्तों कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। दोस्तों सवाल ये है कि ये कोई सब त्रिभुज है कि ये कोण का समद्विभाजक मतलब हुआ कि ये कोण विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर हो जाए
विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो दोस्तों ये कौन सा त्रिभुज होगा? दोस्तों ये हो जाएगा, क्योंकि आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, तो ये हो जाएगा फिर विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि अगर समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समकोण। दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकली सवाल है, तर्क देना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों सवाल पूर्ण तरीका से फिट नहीं बैठता है। अगर आप कह सकते हो, मान के चलिए कि अगर कोई भी यहाँ कहता है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, कोई भी त्रिभुज है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है 33 नंबर का। त्रिभुज ए बी सी में, दोस्तों ये है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे में डी ई समांतर बी सी। दोस्तों ये हो गया डी और ये हो गया ई, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। तो ए ई ए डी बटे बी डी है। दोस्तों ये सब दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं ये हो जाएगा, तो ए ई बटे ई सी क्या होगा? दोस्तों हम दे सकते हैं ए बी बटे ए डी, ये आपको त्रिभुज है ऐसा, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। दोस्तों यहाँ हम दे सकते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। दोस्तों ए डी हो गया आपको 3, ए बी हो गया, सॉरी ए डी हो गया आपको 2, ये हो गया 3 2 5। तो दोस्तों 2/5, देखिए 2/5 कहाँ पे है? 2/5 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में 2/5 है। अगला सवाल है दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखेंगे, वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। इसके बाद जो सवाल है 34 नंबर से आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। बस इतना तक ही आज। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।